वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल की। ये हमारा वीड का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो देखे थे जिनके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप वीड के बारे में पढ़ा है। जो पार्ट 6 था उसमें हमने स्टार्ट किया था वीड कंट्रोल कि वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, जिसमें मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। कौन कौन से थे 4 मेथड? सबसे पहला जो मेथड था उसमें हम फिजिकल एंड सेकंड हमारे पास आता है केमिकल मेथड, सेकंड हमारे पास था मैकेनिकल मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड एंड फोर्थ नंबर पे जो है वो है बायोलॉजिकल मेथड, PMCB। अब यहाँ पर जो फिजिकल है और मैकेनिकल है ये दोनों के दोनों मैंने आपको पार्ट 6 के अंदर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिए। अगर आप लोगों ने पार्ट 6 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 6 देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 की, और पार्ट 7 में मैं आपको केमिकल वाला बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। गाइस, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस आप एक काम करें कि एक नोटबुक लेकर जरूर बैठे, क्योंकि केमिकल वीड कंट्रोल है और यहाँ पर मैं केमिकल के नाम आप लोगों को लिखवाऊंगा और केमिकल के नाम लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा तो एक बार में याद ना हो, इसलिए आप नोटबुक लेकर जरूर बैठे, नोट करते हुए चले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीड कंट्रोल जो है हम किससे करेंगे? केमिकल मेथड से करेंगे। हेडिंग डालो केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। ये 12th क्लास का भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है वीड, और 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। अब यहां पर जो केमिकल मेथड है इसमें हम दवाइयों के द्वारा क्या करेंगे? खरपतवार को नियंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो हर्बिसाइड। कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो मैं आपको हर्बिसाइड पढ़ाऊंगा, व्हाट इज हर्बिसाइड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, और प्रयोग करने का समय कि किस टाइम पे प्रयोग करना है। यहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप होता है। तो ये तीनों टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बिसाइड की। हर्बिसाइड इसको हिंदी में बोलते हैं शाकनाशी। तो क्या होता है शाकनाशी? अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो आप। ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल जिनका यूज हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए या खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं, उन केमिकल्स को हर्बिसाइड या फिर शाकनाशी बोलते हैं। ऐसे रसायन जो खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं या फिर खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, उन रसायनों को हर्बिसाइड बोला गया है। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप नोटिस करना मैं बोल क्या रहा हूं, आपको ऑटोमेटिक सारा का सारा यहीं पे समझ में आ जाएगा। अगर आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होगा तो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। वे रसायन जिनका प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है, या फिर ये उनकी वृद्धि को भी रोक देते हैं, या खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं, या खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं। ऐसे रसायनों को हम क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड बोलते हैं। अब यहां पर विश्व का सबसे पहला जो कार्बनिक शाकनाशी है या खरपतवार नाशी है वो कौन सा है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है? 2,4-D है। 2,4-D का नाम आपने सुना होगा। गेहूं में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनके कंट्रोल के लिए हम 2,4-D काम में लेते हैं। जो 2,4-D है इसकी जो खोज हुई है इसकी 1941 में। 2,4-D की खोज कब हुई है? 1941 में। लेकिन तब ये शाकनाशी के रूप में खोज नहीं हुई, इसकी खोज हुई है पादप हार्मोन के रूप में, प्लांट हार्मोन के रूप में। इसको जो प्लांट हार्मोन है, अब इसके बाद में इसको शाकनाशी के रूप में काम में लिया जाने लगा, खरपतवार नाशी के रूप में। तो ये कब काम में लिया जाने लगा ये भी आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर लिख लेना। शाकनाशी की अगर हम बात करें तो शाकनाशी के रूप में इसको काम में लिया गया 1945 में। भाई अगर 20 ppm
20 ppm से कम तो हम इसको एज अ हार्मोन और 20 ppm से ज्यादा हम इसको शाकनाशी में काम में लेते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हर्बिसाइड क्या होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था हर्बिसाइड, व्हाट इज हर्बिसाइड, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसे रसायन जो खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं या फिर खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, उन रसायनों को हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड या शाकनाशी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, और ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। हेडिंग डाल लेना सभी स्टूडेंट, शाकनाशी का वर्गीकरण, और आप लोगों को बिल्कुल बातों बातों में याद करवा दूंगा, ठीक है ना। आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करना थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की, शाकनाशी का वर्गीकरण। हिंदी में लिख देते हैं शाकनाशी का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण है, 4 तरीकों से इसका वर्गीकरण किया गया है। मेरे साथ में बोलने की कोशिश करना ताकि आप लोगों को यहीं पर याद हो सके। 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला आता है दोस्तों सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। कौन सा हो गया पहला, मेरे साथ बोलो, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है। हिंदी में भी बात कर लेते हैं, वर्णात्मक या अवर्णात्मक खरपतवारनाशी। वर्णात्मक या हिंदी में इसको बोलते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी। भाई पीछे नासी लग रहा है, नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। देखो जिसके भी पीछे से साइड लगे ना, साइड, इसका मतलब है कि ये किसी को किल करने का वर्क कर रहा है, किसी को मारने का। आप कोई सा भी यूज देख लो, जिसमें भी पीछे साइड लगेगा, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, किल कर रहा है। इसके आगे जो वर्ड लगा हुआ है उसको, हर्ब को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर जो पहला वर्गीकरण है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। इसके अंदर भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 4 तरीकों का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है। इसके बाद में जो दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। इसको हिंदी में बोलेंगे मृदा सक्रिय एवं पर्ण सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। गाइस आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर शाकनाशी का वर्गीकरण। शाकनाशी का 4 तरीकों से वर्गीकरण किया हुआ है। पहला है सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव, दूसरा है सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है, वो आता है कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। इसको हिंदी में बोलेंगे संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। अगला आता है 4th नंबर पे हमारे पास, 4th नंबर पे सॉइल स्टर्लेंट एंड फ्यूमिगेंट से भी आपका जेट में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। फ्यूमिगेंट हर्बिसाइड। इसको क्या बोलेंगे, सॉइल मतलब मृदा, और स्टर्लेंट्स क्या होता है, जो जीवाणु को भी मारता है। तो मृदा जीवाणुनाशक एवं घूमक शाकनाशी। मृदा जीवाणुनाशक एवं घूमक शाकनाशी। तो गाइस ये हमारा वर्गीकरण है हर्बिसाइड का। जो हर्बिसाइड है शाकनाशी, इनको 4 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, क्या होते हैं सब बात करेंगे हम यहाँ पर। पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कितने तरीकों से किया हुआ है। तो सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, उसके बाद में हमारे पास कौन सा आया, सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव। थर्ड कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड।
फोर्थ सॉइल स्टिमुलेंट एंड फ्यूमिगेंट। अब एक एक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की। तो मैं बाकी को रफ कर देता हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइस फटाफट से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और बिल्कुल सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। चलिए सबसे पहला समझते हैं सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सबसे पहले हेडिंग डालो सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। हिंदी वाले स्टूडेंट वर्णात्मक या अवर्णात्मक शाकनाशी। भाई हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी। अब इसके अंदर सिलेक्टिव अलग है और नॉन सिलेक्टिव अलग है। तो इसके अंदर सबसे पहला डालो सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड हिंदी में बोलेंगे वर्णात्मक शाकनाशी। अब इसका तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं। सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट कर करके मारेगा, पर्टिकुलर ऐसा रसायन जो पर्टिकुलर एक स्पीसीज को टारगेट करे या किसी पादप को टारगेट करे और टारगेट करके उसको किल करने का वर्क करे। उन हर्बिसाइड्स को, उन शाकनाशियों को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स या फिर वर्णात्मक शाकनाशी बोलते हैं। अब किस तरीके से टारगेट करता है, इसमें आपका जो मेन फोकस है ना वो टारगेट पर होना चाहिए। ये क्या करता है? टारगेट करता है प्लांट को। जैसे ये क्या करेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो टारगेट करेगा ये। अब टारगेट कैसे करेगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि जेट आईसीआर में एग्जांपल ही आप लोगों के लिए दिए जाएंगे। एग्जांपल और एग्जांपल में जैसे मैं बात करूं दोस्तों, गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल, इसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। भाई खरपतवार मैंने आपको पढ़ाया था, जब खरपतवार का क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें हमने चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले, पत्तियों के आधार पे दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और एक सकरी पत्ती वाले होते हैं। अब चौड़ी पत्ती के लिए गेहूं की फसल में क्या काम में लेते हैं हम? क्या काम में लेते हैं दोस्तों? 2,4-D काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? 2,4-D। अब पता है 2,4-D क्या करता है? सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार है ना, जितने भी अदर प्लांट हैं, उन सबको नष्ट कर देता है। बट सकरी पत्ती जो है, जैसे गेहूं है, तो गेहूं को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे खरपतवार नाशियों को हम बोलते हैं वर्णात्मक या सिलेक्टिव हर्बिसाइड। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा कि जिन भी पौधों की चौड़ी पत्तियां हैं उनको मैं किल कर दूंगा, और बाकी जो सकरी पत्ती वाले हैं उनको मैं बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इनको क्या बोलेंगे? वर्णात्मक शाकनाशी या सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलेंगे। ये पर्टिकुलर किसी को सिलेक्ट करता है, टारगेट करता है, फिर उसको किल करता है। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैं बात करूं सकरी पत्ती। अब सकरी पत्ती जैसे गेहूं की होती है, गेहूं के अलावा एक खरपतवार उगता है इसमें, गेहूं सा क्या होता है? फेलेरिस माइनर। और फेलेरिस माइनर को और क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं, नकलची खरपतवार बोलते हैं, मिमिक्री वीड बोलते हैं। मिमिक्री वीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी नकल शकल जो है ना बिल्कुल गेहूं के जैसी दिखती है, और ये भी सकरी पत्ती के अंदर आता है। तो 2,4-D से फेलेरिस माइनर खत्म नहीं होता। इसको हिंदी में जई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जई। तो ये जई से खत्म नहीं होती। जई के लिए फार्मर को अलग से दवा लानी पड़ती है, और उस दवा का नाम है आइसोप्रोटिरोन। ला सकते हो, मेटासल्फोसल्फ्यूरोन ला सकते हो। तो जो भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड के हैं। किसके हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड के। आप इसके अंदर लिख सकते हो आइसोप्रोट्यूरॉन। क्या लिख सकते हो? आइसोप्रोट्यूरॉन। डोज वगैरह सब बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं अभी मैं आपके लिए। फिर हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि कितना डालेंगे, डोज कब डालेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्टिव। क्लियर है गाइस? अब हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव। मार्कर किधर रख दिया यार मैंने? चलो इसी से काम चलाते हैं। नॉन सिलेक्टिव। दूसरा नंबर आता है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड।
हर्बिसाइड। आप इनको नोट करते हुए चलना या फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है तो मैं रफ करते हुए चलूंगा। इसको हिंदी में बोलेंगे अवर्णात्मक शाकनाशी। क्या बोलेंगे? अवर्णात्मक शाकनाशी बोलेंगे। यहां पर नॉन सिलेक्टिव क्या करेगा? ये सिलेक्टिव इलेक्ट नहीं करेगा, ये सिलेक्ट करने का वर्क इसका नहीं है, वो तो सिलेक्टिव हमने पढ़ा था। इसमें क्या करेगा? नॉन सिलेक्टिव, मतलब जहां पर भी आपने स्प्रे कर दिया ना उसको नष्ट कर देगा, किल कर देगा। ऐसे खरपतवार नाशी जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अवर्णात्मक हर्बिसाइड बोलेंगे या फिर नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलेंगे। इसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो डाइक्वाट, पेराक्वाट, ग्लाइफोसेट। एग्जाम्पल डाइक्वाट, पेराक्वाट, ग्लाइफोसेट। अब इनका प्रयोग कहां पर करते हैं? तो इनका प्रयोग मैंने इंस्टाग्राम पे ग्लाइफोसेट का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैं मेड पर स्प्रे कर रहा हूं। कहां पर? मेड पर। मतलब इन खरपतवार नाशियों का उपयोग या तो हम सड़क के किनारों पर करते हैं या नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पर करते हैं, मतलब जहां पर हमारी फसल नहीं होगी, क्योंकि अगर फसल के ऊपर थोड़ा सा भी स्प्रे चला गया ना तो आपकी फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? वह अवर्णात्मक या नॉन सिलेक्टिव। ये नहीं देखेगा कि ये फसल है और ये खरपतवार है, ये तो क्या करेगा? डायरेक्ट सबको खत्म कर देगा। बट जो सिलेक्टिव है वो चुन चुन के मारता है कि कौन सा खरपतवार है, फसल को नहीं मारेगा, वो सिर्फ खरपतवार को मारेगा। बट यहां पर ये सबको खत्म कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो डाइक्वाट है, पेराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, इनको हम नॉन सिलेक्टिव बोलते हैं। इसके अलावा हम इनको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरो टिलेज हर्बिसाइड। जीरो टिलेज हर्बिसाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल जीरो कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा। अगर किसी मेड पर आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दोगे ना तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, कोई भी घास फूस उस पर नहीं रहेगा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जीरो टिलेज हर्बिसाइड बोलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, और वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और कंटिन्यू गाइस वीडियो को शेयर करते रहे। अगला पढ़ेंगे हम यहां पर, मैं इसको रफ कर देता हूं। सिलेक्टिव हमने देख लिया, दूसरा कौन सा था भाई? दूसरा कौन था? कमेंट करो फटाफट। सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव। कौन सा था? सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव। हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट सेकंड नंबर पे, सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इनको हिंदी में हम बोलेंगे मृदा सक्रिय एवं पत्र सक्रिय शाकनाशी। अब इसके अंदर भी हम वापस क्या करेंगे? दो है, एक तो सॉइल एक्टिव और एक फोलिएज एक्टिव। तो सबसे पहला डालो इसके अंदर सॉइल एक्टिव। अब जो सॉइल एक्टिव है मृदा सक्रिय। अब मृदा सक्रिय क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार नाशी, ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग खेत की तैयारी करने के बाद, बिल्कुल अच्छे से हकाई जुताई करने के बाद डायरेक्ट सॉइल में कर दिया जाता है, बुआई से पहले। उन खरपतवार नाशियों को हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे सॉइल एक्टिव। क्या बोलेंगे? सॉइल एक्टिव। इसका अलग से पार्ट जो है वो आपको प्रयोग में पढ़ा दूंगा, जैसे पोस्ट इमरजेंस, प्री इमरजेंस, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि खेत की तैयारी अच्छे से हकाई जुताई करके 2-3 बार, और हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इनका स्प्रे कर देंगे बुआई से पहले। इनको हम बोलेंगे मृदा सक्रिय हर्बिसाइड। इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास, एग्जाम्पल एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडामिथालिन। एग्जाम्पल एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडेमिथेलिन आदि। इनका प्रयोग हम क्या करेंगे? फसल बुआई पूर्व या अंकुरण पूर्व करेंगे।
कब? खेत की अच्छे तरीके से जुताई करके 2-3 बार, फिर उसके बाद हमें इनका प्रयोग करना है। ऐसे खरपतवार नाशियों को क्या बोलेंगे? सॉइल एक्टिव वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया गाइस? आगे बात करते हैं इसके अंदर दूसरा, देखो फोलिएज एक्टिव। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फोलिएज एक्टिव की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या होगा, इस चीज को आप समझे, बी फोलिएज एक्टिव। फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड, पूरा नाम नोट करना आप, ठीक है ना? पत्र सक्रिय, पत्र सक्रिय। फोलिएज एक्टिव क्या होता है? ऐसे हर्बिसाइड होते हैं, मतलब इसके कांटेक्ट में जो आएगा, एक तरीके से जहां पर हम स्प्रे करेंगे, जैसे लीफ हो गई, लीफ, रूट, फ्लावर, जो भी जहां पर भी हम इसका स्प्रे करेंगे उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। जैसे एग्जांपल में भी आप लोगों को मैंने बताया 2,4-D, सॉरी इसमें एग्जांपल में हाँ हम 2,4-D लिख सकते हैं फोलिएज में, 2,4-D। इसके अलावा आइसोप्रोटिरोन हो गया, आइसोप्रोटिरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फ्यूरोन एंड पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट आदि एक्सेट्रा। मतलब इस चीज को वापस से समझना, फोलिएज एक्टिव पत्र सक्रिय, मतलब डायरेक्ट इन हर्बिसाइड का जो स्प्रे है वो किस पर किया जाता है? पत्तियों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? पत्तियों पे। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है मैंने? पत्र सक्रिय लिखा है। और फोलिएज एक्टिव मतलब पत्तियों पर क्या करते हैं? डायरेक्ट स्प्रे करते हैं। ऐसे जो वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, उनको क्या बोलते हैं? फोलिएज एक्टिव या पत्र सक्रिय शाकनाशी बोलते हैं। तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोटिरोन है, सल्फोसल्फ्यूरोन है, पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, इनका स्प्रे हम किस पर करते हैं? पत्तियों पर करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है? पत्र सक्रिय शाकनाशी बोला गया है। तो 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए। पहला हमने सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, भाई भूलना नहीं है, पीछे वाला भी साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरा हमने सॉइल एक्टिव एंड फोलिएज एक्टिव पढ़ा। इसमें हमने सॉइल वाला देखा और फोलिएज वाला देखा। आगे बढ़ते हैं और आगे किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। और गाइस बिल्कुल वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, तभी मजा आएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बीच में आए होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर वापस से दोबारा एंड तक देखें ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सको। अगला हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, थर्ड नंबर पे। थर्ड, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। हिंदी वाले इसको नोट कर लेना, हिंदी वाले नोट करना, संपर्क एंड स्थानांतरित शाकनाशी। क्या नोट करोगे? संपर्क एंड स्थानांतरित शाकनाशी। अब इसके अंदर भी 2 आते हैं, एक तो है कॉन्टैक्ट और दूसरा है ट्रांसलोकेटेड। कौन सा है? कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड। तो इसमें पहला डाल लो कॉन्टैक्ट, पहला कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, संपर्क शाकनाशी, अब नाम से पता चल रहा है कि ऐसे शाकनाशी मतलब जो भी पौधे इनके संपर्क में आएंगे उनको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ऐसे शाकनाशी को, ऐसे हर्बिसाइड को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बोलेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होगा कि बताइए कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है, फोलिएज हर्बिसाइड कौन सा है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है, या इनमें से कौन सा सिलेक्टिव है, कौन सा फोलिएज है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आई होप जो भी स्टूडेंट डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की। अब कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड में मैंने आपको क्या बताया, एक तरीके से जो भी कॉन्टैक्ट में आएगा ना उसको किल करेंगे। अब जैसे कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया, जैसे कोई भी दवा है उसका स्प्रे हम करेंगे, यहां पे लिखेंगे से स्प्रे मैंने किया पत्तियों पर, कोई प्लांट है उसकी पत्तियों पर मैंने क्या किया? स्प्रे किया। अब जैसे प्लांट, ये प्लांट है और इस प्लांट पे क्या कर दिया? स्प्रे कर दिया। अब पत्तियों पर मैंने स्प्रे किया तो सिर्फ ये पत्तियां ही नष्ट होगी, यहां पर जो प्लांट का जो पार्ट है जहां पर स्प्रे नहीं गया है,
जिससे हमारे पास यहाँ पर इसका तना हो गया, इसकी जो जड़ें हैं ये हो गई, तो ये खत्म नहीं होगा। ये जो खरपतवार है सिर्फ इसकी पत्तियां सूखेगी, सिर्फ पत्तियां खत्म होगी, क्योंकि हमने इस पर कौन से खरपतवारनाशी का छिड़काव किया है, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का। मतलब जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आया उसी को खत्म किया, बाकी को इसने खत्म नहीं किया। तो ऐसे खरपतवारनाशी, ऐसे हर्बिसाइड को हम संपर्क शाकनाशी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो पैराक्वाट, डाइक्वाट। एग्जाम्पल में पैराक्वाट व डाइक्वाट, ये क्या करते हैं, कांटेक्ट में जो भी आएगा उसी को खत्म करेंगे। हम बात करें यहां पर जो कांटेक्ट वाले बताया मैंने आप लोगों के, इस पे आप लिख लेना जैसे पत्ती हो गई, तना हो गया या जड़ हो गई, जहां पर भी आप स्प्रे करोगे ना उसी को किल करेंगे। क्लियर है। इसमें दूसरा कौन सा आता है, एक तो कांटेक्ट हो गया, दूसरा आएगा ट्रांसलोकेटेड। अब नाम से पता चल रहा है, इधर लिखते हैं हम यहां पर ट्रांसलोकेटेड को, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानांतरित शाकनाशी। अभी जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब आपने स्प्रे किया, वापस इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपने इस प्लांट पर, ये वीड का प्लांट है, इस पे आपने स्प्रे किया, तो स्प्रे तो कहां पर हुआ, सिर्फ पत्तियों पर स्प्रे हुआ। स्प्रे जो हुआ कहां पर हुआ, ये बूंदे कहां पर गिरी, पत्तियों पर गिरी। बट ये रसायन जो है, ये जो रसायन है ये क्या करेगा, पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगा, पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगा और पूरे प्लांट को क्या कर देगा, किल कर देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड का मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, पूरे प्लांट में फैल रहा है। क्या कर रहा है, पूरे पादप के अंदर फैल रहा है। ऐसे वीडिसाइड को, ऐसे हर्बिसाइड को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। जैसे ऐसे इसके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे 2,4-D। जो 2,4-D है क्या करता है, पूरे पौधे में जाएगा और उसको किल करेगा। 2,4-D हो गया। आइसोप्रोटीरोन हो गया, आइसोप्रोटीरोन, ये नाम अच्छे से याद रखने। जैसे 2,4-D है, विश्व का पहला कार्बनिक खरपतवारनाशी है। पहले इसको हार्मोन के रूप में खोजा, फिर बाद में एक शाकनाशी के रूप में बना। इसको गेहूं की फसल में यूज करते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। आइसोप्रोटीरोन को जई के लिए यूज करते हैं, फेलिरिस माइनर के लिए, क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती है वो सक्रिय होती है। क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए। पहला सिलेक्टिव हमने पढ़ा, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सोइल एक्टिव, फोलिएज एक्टिव, एंड थर्ड अभी हमने पढ़ा कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। अब हम बात करते हैं, अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है सोइल स्टरलेंट एंड फ्यूमिगेंट हर्बिसाइड, और मोस्ट इंपोर्टेंट है सोइल स्टरलेंट। भाई नाम से पता चल रहा होगा, स्टरलेंट मतलब क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु को किल करे, डिस्ट्रॉय करे। तो ऐसे रसायन, तो यहाँ पर एक खरपतवार के साथ साथ क्या करेगा, जो सोइल में जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उनको भी नष्ट करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा सब आपको। हेडिंग डालते हैं, 4th नंबर का क्लासिफिकेशन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोइल स्टरलेंट एंड फ्यूमिगेंट हर्बिसाइड। हिंदी में इसको बोलेंगे जीवाणुनाशक और घूमक शाकनाशी। घूमक मतलब इनसे गैस निकलती है और गैस का जो असर है काफी समय तक रहता है। ठीक है ना, गैस फटाक से तेजी से फैल जाती है, उनको हम बोलते हैं घूमक। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोइल स्टरलेंट की। ए नंबर डाल लो, सोइल स्टरलेंट। अब सोइल स्टरलेंट क्या होते हैं, ऐसे शाकनाशी होते हैं, ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो मतलब हर्ब के साथ साथ, एक तरीके से खरपतवार के साथ साथ जो मिट्टी में जीवाणु हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे शाकनाशी को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सोइल स्टरलेंट हर्बिसाइड। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर डायूरोन, सीमेजिन, एट्राजिन, डायूरोन, सीमेजिन आदि। इसके असर की बात करें कि प्रभाव कब तक रहेगा, तो इसका प्रभाव रहता है 4 माह से 24 माह तक। कब तक, 4 माह से 24 माह तक इसका प्रभाव रहता है सोइल स्टरलेंट का। आगे बढ़ते हैं, अगला इसके अंदर कौन सा आता है, हमारे पास आता है फ्यूमिगेंट। कौन सा आता है, सोइल फ्यूमिगेंट आता है।
इसी का पार्ट है बी नंबर पे, सोइल फ्यूमिगेंट, घुमक शाकनाशी इनको बोलेंगे। और ये ऐसे शाकनाशी है जो गैसीय प्रभाव होता है इनका, और इनका जो प्रभाव होता है वो 1 माह तक रहता है। कहां तक रहता है? 1 माह तक। जैसे एक बार स्प्रे कर दिया, अब जहां तक इनकी बदबू आती रहेगी, जहां तक खेत में बदबू आती रहेगी वहां तक वो खरपतवार को नष्ट करता रहेगा। जैसे बदबू खत्म तो खरपतवार फिर उगने लग जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिथाइल ब्रोमाइड या कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड। एग्जाम्पल में लिखो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड। और दूसरा एग्जाम्पल है मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। इसका क्लासिफिकेशन जो हर्बिसाइड है, इसका क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहां पर हमने 4 तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वापस से एक बार रिवाइज कर लेना आप भाई। जो भी अगर आप नोटबुक में नोट करते हो तो एक बार नोट कर लिया, फिर उसके बाद आप 4 से 5 दिन बाद वापस से पढ़ो, ताकि आप लोगों को परमानेंट तरीके से याद हो जाए। मतलब जैसे आपने एक बार यहाँ पर वीडियो देखा और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर आपके माइंड में आएगा कि पैराक्वाट किस में आता था, जीरोटिलेज वाला कौन सा है, फिर आप बोलोगे पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में ऐसा होता है। अगर आप लोगों को परमानेंट तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखना है तो आप नोट्स बनाते हुए चले और उसके बाद में उनको रिवाइज करते रहे कंटिन्यू। पर्टिकुलर डेज का इंटरवल आप बना ले, उस इंटरवल में बार बार उसको पढ़ते रहे ताकि आपको परमानेंट तरीके से याद हो सके। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रयोग का समय, कि किस समय पर हम प्रयोग करेंगे। भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से। और गाइस वीडियो को लाइक और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहो। अगला आता है प्रयोग का समय। हेडिंग डालो प्रयोग का समय, कि कब प्रयोग करेंगे। जो भी खरपतवार नाशी मैंने आपको बताया इनका प्रयोग कब करना है, तो हेडिंग क्या डालनी है? प्रयोग का समय डालना है। प्रयोग का समय। अब 3 तरीके से हम खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है प्री सोविंग को हम यहां पर प्री सोविंग स्टेज या फिर इसको पीपीआई भी बोलते हैं। पीपीआई प्लांट, इंग्लिश में बोलेंगे प्री प्लांट इनकॉम्प्लेशन। ठीक है, बाकी आप इस वर्ड को हटा दो थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप नॉर्मली याद रखें प्री सोविंग स्टेज, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे बुआई पूर्व या रोपाई पूर्व प्रयोग। मतलब इसमें ऐसे खरपतवार नाशी, ऐसे शाकनाशी आएंगे जिनका प्रयोग हम क्या करेंगे? बुआई से पहले करेंगे। बुआई से पहले मतलब जब हम खेत की तैयारी कर लेंगे, खेत की तैयारी करने के बाद में, अच्छे से हकाई जुताई करने के बाद में इन खरपतवार नाशियों का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे खरपतवार नाशी बुआई पूर्व, बुआई नहीं करेंगे उससे पहले ही, नाम से पता चल रहा है प्री सोविंग से पहले यूज जिन खरपतवार का करते हैं उनको बोलते हैं प्री सोविंग। एक तरीके से आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए इनमें से प्री सोविंग वाला कौन सा है, पोस्ट इमरजेंस कौन सा है, प्री इमरजेंस कौन सा है। तो उन सब के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। प्री सोविंग का मैंने बता दिया कि कब कैसे प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल वापस से दोबारा समझा देता हूं भाई अगर समझ में नहीं आया तो। प्री सोविंग मतलब सोविंग से पहले, जैसे मुझे खेत में गेहूं की बुआई करनी है या कोई दलहनी फसलों की मुझे बुआई करनी है। सपोज करो दाल ले लेते हम यहाँ पर, दलहन, मुझे दलहनी फसलों की बुआई करनी है। अब मुझे बुआई करनी है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो 25 तारीख को मुझे बुआई करनी है, 25 तारीख को सोविंग करनी है। तो इसके 1-2 दिन पहले मतलब 22 या 23 तारीख को खेत की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, सारी हकाई जुताई हो जाएगी, और तब मैं क्या करूंगा? स्प्रे करूंगा। क्या करूंगा? स्प्रे करूंगा। तो हम इसको बोलेंगे प्री सोविंग स्टेज। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। एग्जाम्पल में जैसे लिखो दलहन प्लस तिलहन मतलब पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप। इसके लिए हम क्या करते हैं? खरपतवारनाशी काम में लेते हैं फ्लूक्लोरेलिन
क्लोरेलिन। व्यापारिक नाम क्या है भाई, कमेंट करो फटाफट। बेसालिन। क्या बोलते हैं, बेसालिन बोलते हैं। अब इसका जो प्रयोग है हम कब करेंगे, 1-2 दिन पहले कर देंगे सोविंग के। और कितना लेना है, 1 kg 800 से 1000 लीटर वाटर प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करना है। मतलब 1 kg को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाओगे और आप क्या कर दोगे, 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दोगे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये कौन सा हो गया, प्री सोविंग का हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्री सोविंग उपयोग क्या होता है, बुआई के पहले। अब हम बात करते हैं, अगला हमारे पास आता है प्री इमरजेंस, बुआई के बाद। प्री इमरजेंस स्टेज, इसको हिंदी में बोलेंगे बुआई के बाद। बुआई के बाद वह अंकुरण से पहले, किसके अंकुरण से पहले, फसल के अंकुरण से पहले। क्लियर है गाइस। अब प्री इमरजेंस में हम क्या कर देंगे, ऐसे खरपतवारनाशी जिनका उपयोग हम बुआई के तुरंत बाद करेंगे। सोविंग कर दी, फसल की सोविंग कर दी, सोविंग के तुरंत बाद, लेकिन फसल का अंकुरण नहीं होना चाहिए। फसल अंकुरण से पहले हम करेंगे, सोविंग करने के बाद और अंकुरण से पहले। समझ में आया आप लोगों को, मतलब जर्मिनेशन से पहले और सोविंग के बाद। उन हर्बिसाइड को हम क्या बोलेंगे, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड भी बोलते हैं। क्लियर है गाइस। यहां पर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे हम बात करें यहां पर जो ज्वार बाजरा मक्का है, ज्वार बाजरा मक्का क्या होता है भाई, ज्वार बाजरा मक्का। एक बार सभी साइंटिफिक नेम बताओ। ज्वार क्या हो गया, सोरगम। और सोरगम क्या होता है, सोरगम बाइकोलर। बाजरा क्या होता है, पर्ल मिलेट, पेनिसेटम अमेरिकम या पेनिसेटम ग्लूकम। और मेज मक्का, इसका क्या होता है, जियामेज, जियामेज। तो साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब इनमें किसका प्रयोग करते हैं हम, इनमें प्रयोग करते हैं जैसे एट्राजिन हम लेंगे 0.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके अलावा हम बात करें यहां पर दलहन तिलहन में, ये तो किसका हो गया, ज्वार बाजरा मक्का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ज्वार बाजरा मक्का में कौन सा खरपतवारनाशी या बुआई के बाद या प्री इमरजेंस काम में लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एट्राजिन। और डोज 0.5 kg प्रति हेक्टेयर। अब हम बात कर लेते हैं दलहन प्लस तिलहन की। दलहन प्लस तिलहन में हम काम में लेते हैं यहां पर, जैसे यहां पर तो फ्लूक्लोरेलिन काम में लिया, तो ये कौन सा है, प्री सोविंग है। लेकिन मुझे प्री सोविंग नहीं काम में लेना, मुझे काम में लेना है प्री इमरजेंस। तो क्या काम में लूंगा, तो मैं काम में लूंगा पेंडेमिथालिन जो लेंगे, कितना लेंगे, 0.75 से लेकर 1 kg तक, 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करना है, स्प्रे करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्री इमरजेंस हो गया। क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप नोट करते हुए चले या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं। आगे बात करेंगे थर्ड की। हमारा प्री सोविंग हो गया, प्री इमरजेंस स्टेज हो गया। अब हम बात करेंगे पोस्ट इमरजेंस की। पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस मतलब फसल की बुआई कर दी, फसल आराम से उग गई। अब उगने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे खरपतवारनाशी जो होते हैं उनको पोस्ट इमरजेंस बोल दो, या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि किस समय प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखो पोस्ट इमरजेंस, थर्ड नंबर पे, थर्ड पोस्ट इमरजेंस। और पोस्ट इमरजेंस को अंकुरण बाद प्रयोग करेंगे। अंकुरण बाद मतलब समझ लो कि फसल बढ़िया हो गई है, ठीक है ना, खड़ी फसल में प्रयोग करना है। किसमें प्रयोग करना है, खड़ी फसल में। अब जैसे खड़ी फसल में किसका प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम में हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं। कब करते हैं, 30 से 35 दिन बाद। कब करते हैं, 30 से 35 दिन बाद, जब खरपतवार की 2-3 पत्तियां बन रही हो, ठीक है ना, उस समय ये वर्क करता है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, पोस्ट इमरजेंस का। मतलब खड़ी फसल में प्रयोग करेंगे, फसल उग चुकी है, अंकुरण वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो गया। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर इसके अलावा आइसोप्रोडिरोन की अगर हम बात करें तो आइसोप्रोडिरोन 2,4-D तो भाई चौड़ी पत्ती के लिए, और यहां पर आइसोप्रोटिरोन की बात करें तो आइसोप्रोटिरोन सकरी पत्ती के लिए, और इसका लेना है डोज 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से।
1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डोज लेनी है। और यहाँ पर बात करें भाई किस तरीके से स्प्रे करोगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर की जो पीछे मशीन आती है स्प्रे वाली, ट्रैक्टर वाली मशीन, वो 800 लीटर का होता है ड्रम। कितने लीटर का होता है? 800 लीटर का। और उसमें हम 1 kg डालते हैं। और जो 800 लीटर का जो टैंक होता है वो कितने बीघा में आता है? 8 बीघा में। बट ऐसे अगर हम साइंटिफिक के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 1 हेक्टेयर में लाना है, मतलब 6.25 बीघा में। तो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है। बट फार्मर इसको 8 बीघा तक, 10 बीघा तक भी स्प्रे कर देते हैं। क्लियर है गाइस? तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखना। गाइस आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि केमिकल के द्वारा किस तरीके से वीड का कंट्रोल करेंगे, किस किस टाइम पे कौन कौन से खरपतवारनाशी हमें काम में लेने हैं, कौन कौन से खरपतवारनाशियों के लिए कौन कौन सी दवा काम में लेनी है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। और गाइस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा उतने जल्दी आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक आएगा हमारे पास यहाँ पर कि जो केमिकल हैं इनके क्या बेनिफिट हैं और क्या लूजेज हैं, हानियां क्या है और क्या क्या लाभ है। भाई जो केमिकल है इनसे नुकसान भी है और कुछ लाभ भी है, उनको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा इसका, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर दवाइयाँ। जो भी मैंने आपको बताया बहुत सारी दवाइयाँ बताइए, इसकी एक टेबल आप लोगों को बनवा दी जाएगी, जिसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि कौन सी दवाई कितनी डोज कौन से समय पे कितने दिन में और कौन सी फसल में काम में लेंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी मैंने आपको बताया उस टेबल के जरिए आपको याद हो जाएगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद। और गाइस एक बात और, आप जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज इसको फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।